नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अमित शाह दौरे पर थे और उन्होंने अपने दौरे के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और खासतौर पर आज की बात करें, जब एसकेआईसीसी में वो एड्रेस कर रहे थे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने नाम लेकर के कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुझे कोसा है और कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से क्यों बातचीत करेंगे, हम बातचीत करेंगे अपनी कश्मीरी आवाम से। मैं दोस्ताना रिश्ते बनाना चाहता हूँ कश्मीरी युवाओं से। साथ साथ एक मरतबा फिर उन्होंने 3 परिवारों का जिक्र किया है कि 7 दशकों में इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर की जो हालत थी वो इसके लिए 3 परिवार जिम्मेदार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने कभी आतंकवाद का विरोध नहीं किया, घड़ियाली आंसू बहाते रहे। पहले हम दर्शकों को बताते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे। हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया? जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? जरा तुलना तो कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ है। और ये लोग पाकिस्तान की बात करें। मैं आपको कहने आया हूं कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है। विकास पर, भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है। ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ये मारा गया, ठीक नहीं हुआ। मगर मारा उसने ठीक किया क्या? वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार है। तो दर्शकों, आपने विस्तार से सुना किस तरीके से अमित शाह ने कहा है और उनके कहने का उद्देश्य क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी और किस तरीके से उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे को उतार दिया था।
अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने पैनल से। भानु महाजन है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। भानु जी, आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। शेख साहब, सवाल आप ही से पहला करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपसे इसलिए सवाल करेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ही स्टेटमेंट दिया था, उससे पहले भी लगातार ये भी आरोप लगते रहे हैं कि चाइना से बड़ा प्यार है, पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए अपने आप को। लेकिन अमित शाह ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम बात करेंगे पाकिस्तान से नहीं, कश्मीरियत से, कश्मीर के युवाओं से, कश्मीरी अवाम से। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, पहली बात यह है कि फारूक साहब इस वक्त टूर पे हैं जी। जम्मू से निकल के वो रजौरी मैंडर से होके आज पुंछ में हैं जी। और ये बात दुरुस्त है कि फारूक साहब ने, क्योंकि लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है जी वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है जी वहाँ से ही सारी दिक्कतें हैं और जो बॉर्डर के ऊपर लोग हैं वो भी परेशान हैं। बॉर्डर के अंदर जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन से मुहासरा चला जा रहा है वहाँ मैंडर में जी बटादुनिया में। जी तो परसों उन्होंने स्पष्ट अल्फाज में कहा कि ये शायद पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने हमसाया मुल्क से बातचीत ना करें। जी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, वो कश्मीर में उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी लोगों के साथ बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करेंगे। अब लफ्ज़ उन्होंने कश्मीर यूज़ किया तो लगता है कि वो कश्मीरियों से तो बात करेंगे, जम्मू वालों के साथ नहीं बात करेंगे। जी बहरहाल वो बातचीत उनको मुबारक हो, लेकिन उनकी बातचीत और उनकी तकरीर में ताकत का नशा है। ताकत का नशा जी है। जी। ताकत के नशे के अंदर बातचीत नहीं होती। लेकिन आप पर ये आरोप लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि दिल्ली में कोई और बात करते हैं, कश्मीर में कोई और बात करेंगे, राजौरी में कुछ और बात करेंगे, दी हार्ट ऑफ सिटी जम्मू में कुछ और बात करेंगे। सवाल यह है कि 1990 के बाद जी कश्मीर के अंदर जो हालात हुए हैं जी और 90 से लेके 95 तक जो हालत रही वो सबको मालूम है। 1995 में जब फारूक साहब ने पहल की और वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले भाग गए थे लंदन में। बात शायद दुरुस्त बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कुछ प्रपोजल्स जो उस वक्त फारूक साहब ने दिए थे वो नहीं माना था। उस जी। वक्त वो इसलिए भागे थे कि उस वक्त के होम मिनिस्टर जो मुफ्ती सईद साहब थे, उन्होंने वो बात नहीं मानी। उन्होंने वो गवर्नर जो है अपनी मर्जी का भेजा और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद उसको फिर खुद हटाया जी और इसीलिए फारूक साहब रूठ के चले गए। जी। मगर ये भी हकीकत है कि बहुत से जो सेंट्रल लीडर्स हैं उस वक्त उन्होंने फिर उनके साथ बातचीत की और उसके बाद उनको तैयार किया कि आप वापस आइए। उनमें वाजपेयी साहब भी थे। मुझे याद है जब वो वाजपेयी साहब को मिले तो उन्होंने कहा कि हमने आज अब फैसला कर लिया कि फारूक अब्दुल्ला के हवाले हम जम्मू कश्मीर को कर रहे हैं। जी। ये एक हकीकत है, मुझे याद है। सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम से कम 3000 लोगों को बुलाया है। अगर हम पाकिस्तान के मददगार होते, अगर हम पाकिस्तान के साथ प्यार होता तो क्यों मारे जाते? जी। आप ये नहीं सोचते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही अपने साथ। राकेश जी के पास जाएंगे। राकेश जी, आप हमें ये बताइए कितना उचित है कि इस वक्त पाकिस्तान से बातचीत की जाए? जैसे सिलेक्टिव किलिंग हो रही है बॉर्डर पे, भले ही कुछ देर के लिए शांति हुई है, उससे पहले हमने देखा है कैसे उड़ी हुआ, कैसे पुलवामा हुआ, कैसे पठानकोट हुआ और कैसे कैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, होटल पे मुंबई में अटैक हुआ। क्या माहौल है कि पाकिस्तान से बात की थी? और जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत बाकी दीगर लोगों की बात करूंगा, वो कितने देशभक्त हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये हर एक को क्लियर कर दूं कि जब से जम्मू कश्मीर भारत का के साथ में एक्सेशन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, तब से अटूट अंग है, अटूट अंग रहेगा। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। दूसरी रही बात कि वो कुछ ऐसा दौर था जिसके बीच में कुछ कश्मीर डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही, जिसके कारण ये लोगों के बीच में ऐसा दे के रखा मन में कि शायद आप उस पार भी जा सकते हैं। उस पार का इशारा पाकिस्तान का है
और शायद आप आज़ाद भी हो सकते हैं। तो ये एक गलत फहमी सी जगा के रखी थी लोगों के बीच में, जिसके कारण मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर नहीं था, एक जम्मू था, एक कश्मीर था, तो ये साथ में नहीं था जी। आज जो हालत है, और स्पेशली जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसके बाद में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, चाहे वो कोई भी है, कि वो सपने तो चले गए, खत्म हो गए। अभी तो जो एक शब्द शुबा था कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो तो खत्म हो चुका। जब खत्म हो चुका तो पाकिस्तान से बात करने की बात कहां उठती है। और दूसरा, जो हिंदुस्तान के मामलों के बीच में दखल देता है, और जो एक मैं बोलता हूं दुष्ट कपटी देश है, जो चाहता था कि जम्मू कश्मीर को हथिया ले, उसने, मैं ये कहूंगा जब तक हरि सिंह जी थे तब तक भी हथियाने की कोशिश करते रहे वो उस वक्त के बीच में, तो उसके साथ में बात करने का तो कोई मकसद ही नहीं है। उसको सबक सिखाने का वक्त है, हमने सिखाया है। लेकिन राकेश जी, क्या वजह है कि इस वक्त भी जब आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, आज भी वो क्या खुद मुगालते में है या कश्मीरी आवाम को मिसलीड करना चाहते हैं? और कितनी देर मिसलीड करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मैं तो ये कहता हूं जम्मू कश्मीर एक है, हम सब एक हैं, और इनको जो कश्मीरी अवाम को है उनको बरगला के रखा गया, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और कई लोगों के जो 3 पार्टीज थी उनके अपने इंटरेस्ट के लिए करके रखा, और मारा कौन गया? बेचारा एक कश्मीरी जी। मैं कहता हूं आज की हालत देखिए कि जब से 370 हटा है वहां पर शांति कितनी अच्छी बहाल हो गई हुई है, वहां पर तरक्की हो रही है, और लोग जो मर्जी कहते रहे, जितने भी चाहे इंसिडेंट्स करवा लें, लेकिन 70% लोग। भानु जी से जानना चाहेंगे, भानु जी, कांग्रेस की क्या लाइन है, कौन सी लाइन टो करते हैं? क्या पड़ोसी मुल्क से दोस्ताना रिश्ते होने चाहिए? विनोद जी, पहले तो मैं मुबारकबाद दूं, ये तो देखिए जो अमित शाह जी आए जी या प्रधानमंत्री हैं वो सबके हैं जी। मैं एक चीज़ और मुबारकबाद दूं, जैसे हमारे यहाँ साथी भी बैठे हैं, मैं कई बार इनको सुनती हूँ, इनकी चर्चा भी जो है वो एक मोटिवेशनल भाषण जैसे होता है ना जी, जैसे एक जोश भर देने वाला भाषण, अंदर चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन बोलने का एक तरीका, मोटिवेशनल पावर तो है ना, आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ। अच्छा, पहले और एक और चीज़, कौन कहता है कि कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग नहीं है? कौन कहता है? इनकी शुरुआत ही यहीं से होती है। पहले ये लोगों का माइंडसेट जो है ले आते हैं 370 पे, पहले ही नफरत का वो। कौन कहता है नहीं है अटूट अंग? आप कुछ ज्यादा मतलब आज तक क्या नहीं था? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कांग्रेस की क्या लाइन है, वो कौन सी लाइन टो कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते बनने चाहिए या नहीं? मैं इतना सवाल पूछ रहा था। मेरे को एक बात बताइए, जो क्रिकेट मैच हो रहा है जी, ये क्यों कौन करवा रहा है जी? कितने सालों से अब इनकी सरकार है? पहले तो चलो 3 परिवार जो इनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये तो मानते हैं ना कि बाप ने तो कुछ किया ही नहीं, जो कर रहा है आज बेटा ही कर रहा है जी। तो ये तो हमारे संस्कारों में, हिंदू संस्कारों में हमारे को सिखाया जाता है। हम लोग तो श्राद्ध तक करते हैं, जो हमारे पितृ हैं उनको भी जो है रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये तो आज कहते हैं पिछलों ने कुछ किया ही नहीं, और उनको आलोचना ही आलोचना, उनकी कुर्बानियों को इन्होंने जीरो कर दिया, हर एक चीज को जीरो कर दिया। ये कहते हैं बस जो हुआ 2014 से ही हुआ, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं जी। तो आज मैच कौन करवा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने अपनी शपथ पे न्योता प्रधानमंत्री जी ने भेजा था जी। उसके बाद लाहौर प्रधानमंत्री जी गए थे हमारे जी, और उसके बाद आते ही क्या हुआ जी? आते ही अटैक्स हुए, पठानकोट पे हुआ, सब जगह हुआ। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि आज आप देखें कि कश्मीर में कितनी शांति है, लेकिन आज आप मुझे बताएं विनोद जी, हम जम्मू में रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ के लोग हैं, आप मुझे बताएं आज क्या हालत है? ऐसे लोग जो कब से बसे थे, आज कृष्णा ढाबा, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा है जो श्रीनगर जाता होगा वहां नहीं, शुद्ध शाकाहारी, आज तक वो उसको कुछ नहीं हुआ था। आज तक जितनी अभी किलिंग हो रही है, और एक आम इंसान को, कश्मीरी पंडित तो लाना दूर की बात, वहां के जो 40 सालों से जो वहां बेचारे लेबर थी उनको भी वहां से भगा दिया गया। अब तो यहाँ ये लंगर लगा के उनको खिला रहे हैं, लेकिन वहां से क्यों वो भागे? चलिए 3 वो तो थे ही गलत, चलो आप लोग कहते हो कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आज आप मुझे बताओ, जब आज आप हो हुकूमत में, तो आज ये क्यों
जी। आज ऐसा कश्मीर में जो है एक आम इंसान पर जो है अटैक हो राकेश जी, रहा है, वो क्यों? राकेश जी, सवाल तो आपसे बनता है कि आप कब बार-बार तक ये लोग, विनोद जी, ये बार कब बार तक 370 की बात तीन करते चीजें तो इनके मान के चलिए, एक पाकिस्तान, एक कश्मीर हमारा है, वो अरे भैया कौन कहता है जी। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, कोई और रोक नहीं रहा। अब उस बात को राकेश कभी जी ये से बात करेंगे। आपसे सवाल बनता है कि जो भी बीजेपी का लीडर है बात करता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ उस दिन, उसके बाद से बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन अब बानू महाजन ने आपको क्लियर कहा कि कृष्णा ढाबा का जिक्र किया, टीचर्स का जिक्र किया, प्रवासी श्रमिक थे जो लेबर क्लास थी, कैसे वो पलायन कर रही है, जिक्र किया, फिर भी आप टाल क्लेम करते हैं कि माहौल ठीक हो गया, अमन हो गया, शांति होगी। देखिए 1990 के दशक में कौन था, किसकी गवर्नमेंटें थी, कौन लोग थे उस टाइम पे? हजारों कश्मीरियों का, मैं कोई पर्टिकुलर सेक्ट की बात नहीं कर रहा, हजारों कश्मीरियों का कत्लेआम हुआ जी, तब हुआ था, तब पलायन हुआ था। और उसके बाद में जब हमने एक बार एक सख्त कदम उठाया, ऑल आउट ऑपरेशंस लॉन्च किए, तब जाके ये मिलिटेंसी जो जितनी थी टेररिज्म कंट्रोल में हुई, और जो पहले होता था वो रुक गया। लेकिन उसके बाद में फिर एक युग आ गया नया सा, जब बुरहान वानी का टाइम पाया, पत्थरबाज, ये बाज, वो कहां से, तो ये कहां से शुरू हुए, किसने शुरू किए, क्या आपको नहीं पता? हम लोग बोले जा रहे हैं ये तो वही है जो अलगवादी हैं, ये जमायती हैं, ये हुर्रियत वाले हैं, जिन्होंने कि वहां से पैसा लाया, उनको पैसा दिया। एक बेचारे एक गरीब से बरगला के आपने एक युवक को मरवा दिया, चाहे गोली से मरवाया, चाहे कैसे करवा दिया, अपने ही सामने खड़ा कर दिया। तो ये बात नहीं है कि आज हो रहा है, ये आज भी जो हो रहा है वो पाकिस्तान के उसके कारण हो रहा है। यहां पर दो फैक्टर हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और इंटरनल जो मैंने कहा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी एक्सटर्नल, और इंटरनल करनी बहुत जरूरी थी। आज से 3 साल पहले मैंने बोला था की है, तब जाके ये कम हुआ है। लेकिन आप कम की बात करते हैं, फिर बानू महाजन आपको बताती है कि किस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग हुई है। ये बानू महाजन ने बताया, लोग जानते हैं किस तरीके से पलायन हो रहा है, उसके लिए जवाब है आपके पास कोई? देखिए, ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, ये एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन का उसका है कि चलो लास्ट में, क्योंकि जब ऑल आउट ऑपरेशन हुआ तो मिलिटेंसी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हुई थी। जी। और ये अभी और मैं तो बोलूंगा जम्मू कश्मीर के बीच में सारे लोगों को, जितने भी मिलिटेंट से सफाया करके साउथ कश्मीर में कर दिया था, अभी खत्म होने का डंका बजने ही वाला था। तो ये डेस्परेशन थी, जिस डेस्परेशन के कारण पहला तो ये, और दूसरा इन लोगों को एक ऑक्सीजन मिल गई। वो कौन सी ऑक्सीजन मिल गई? वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान को किससे मिली? वो तालिबान से। जब तालिबान आया अफगानिस्तान में, जिसको कि पाकिस्तान लाया था गवर्नमेंट के बीच में, उनको मदद की थी, तो उससे शुरू हुआ है ये सब कुछ, और ये डेस्परेशन है। अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान को बेचा जा सकता है और अलगाववाद की सोच को लेकर के वोट मांगा जा सकता है कश्मीर में जाकर के? पहली बात यह है कि बीजेपी का जो एजेंडा है जी, सर्जिकल स्ट्राइक वो बेच रहे हैं पूरे इंडिया में जी, आप नहीं देख रहे हैं। और तो आप भी तो सबूत मांग कर कश्मीर में उसको बेच रहे हैं। अगर वो प्रयोग देश भर में करें, हमें तो मौका ही नहीं मिला बेचने का, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन करवाए नहीं आपने। चलिए आप बेच लीजिएगा, अब सुना है करवाने जा रहे हैं, आप बेच लीजिए। हर एक चीज की जब मार्केटिंग हो रही, मार्केटिंग तो कोविड-19 की भी हो गई जी। अब हर एक चीज को आप देखेंगे। मैं पहले थोड़ा सा जनरल साहब का एक नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ जी। ये जो उन्होंने कहा कि 47 से पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा हम थे, 47 का बाद भी हुए। मुझे ये बताएं 15 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने क्यों नहीं विलय किया? चलिए मान लेते हैं आपका रूल, मान लेते हैं आपका रूल है, महान। लेट मी कंप्लीट। यस। क्या वो जुमात हुए 26 अक्टूबर को हुआ, उस वक्त भी पाकिस्तान जिम्मेदार था। हम हर एक चीज में अगर कहीं महंगाई बढ़ गई तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी देते हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो पाकिस्तान। कुछ चीजें ठीक कह रहे हैं। आज शाह साहब को लगता है कि हमको पाकिस्तान से नहीं बात करनी चाहिए, होम मिनिस्टर को लगता है कि कश्मीरियों से बात करें, वेलकम करें, लेकिन कश्मीर में क्या वो उसको अल्ताफ बुखारी से बात करने वाले हैं, या उसको जो ये है क्या नाम है
ये जो है सज्जाद लोन साहब, जी, और जी। सज्जाद लोन साहब की हिस्ट्री नहीं देखते हैं। जी जी जो सज्जाद लोन आज बी टीम कहता है अपने आप को कि मैं बी टीम हूँ बीजेपी का, जी। पता नहीं है सबको कि सज्जाद लोन के फादर या सज्जाद लोन की जो बीवी है वो कहाँ से है। मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, तो करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। वकील साहब, आप जैसे बड़े नेता को पर्सनल अटैक नहीं करना मैं इसलिए चाहिए। कह रहा हूँ कि एक आदमी अगर एक चीज करता है वो पसंद है आपको, जी साइमल्टेनियसली आपने महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद के साथ जब हुकूमत बताई तो क्या वजह थी? जी जब उस वक्त तो अच्छे थे, और जिस वक्त भावना जी ने बात की कि आप लाहौर गए, आप वहां से वापस आए, उस वक्त शायद किसी ने नहीं रोका, क्यों गया बगैर पूछे वहां नवाज शरीफ के पास। सवाल ये है कि हमारा बॉर्डर एक तरफ से चाइना के साथ मिलता है, एक तरफ से अगर पड़ोसियों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहें देखिए तो अमन हो सकता है। बशीर साहब, मुझे एक कपिल देव की बात याद आती है। महान क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप 1983 उन्होंने जिताया था। कहते हैं कि जब नतीजे आ जाते हैं सारे के सारे लोग समझदार हो जाते हैं। मुझे याद है उस दिन भी आपकी स्टेटमेंट आई थी जब लाहौर पीएम गए थे, आपने वेलकम किया था कि इसी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद अगर अटैक हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर गलत किया? मैं नहीं कहता हूँ कि, मैं कहता हूँ कि जो दरवाजा है बातचीत का, जी हमने जंगें भी तो की हैं, जंगें कितनी की हैं, जंग के बाद भी तो कहीं टेबल पे बैठे हैं ना जी। तो अगर टेबल पे बैठ के कोई हल निकलता है तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। कितनी बार टेबल पे बैठे हैं, हर बार धोखा देता है। अभी आपने ने बोला कि बस डिप्लोमेसी करने के लिए चले गए तो उसमें भी आके उन्होंने धोखा दे दिया। कितनी बार हमने बात करने की कोशिश की है। जो बोलते हैं जो क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसीलिए अभी किससे बात करें? बात तो अपने लोगों से करनी है ना, जो खुशहाली चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से एक बार फिर से जन्नत बने, उन लोगों से बात करनी है। जो लोग चाहते हैं कि ये इनके बीच में इन लोगों को डिवाइड करके रखा जाए, कश्मीर को डिवाइड करके रखा जाए, जम्मू को डिवाइड करके रखा जाए और कश्मीर के बीच में ऐसी चीज डाली जाए, उनसे थोड़ा बात करनी है। बात तो उनसे करनी है जो खुश रहना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। और जो भानु जी आपसे जानना चाहेंगे कि 3 परिवारों का जिक्र किया जिसमें गांधी परिवार का नाम भी आया, कैसा लगा आपको? ये वही गांधी परिवार है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बनाया जी। ये वही गांधी परिवार है। तो ये पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हैं, और क्यों एक आज एक छोटा बच्चा भी महसूस करता है कि राजनीति का स्तर जो है हमारे देश में बहुत नीचे जा चुका है, नफरत ज़्यादा और हेल्दी क्रिटिसिज्म, और एक वो जो वो होती थी बात पहली वो नहीं रही। आज नफरत कुछ ज़्यादा है विनोद जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है। हम भी यंगस्टर्स हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी इसमें देखते थे जो आज हम लोगों में नफरत ज़्यादा, और एक देश के प्रति जो हमारा प्रेम है वो आजकल भाषण में और उसमें ज़्यादा रह गया है, भाषणों में, और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा जो एक नफरत है उसने ज़्यादा ओवरटेक कर दिया है मुझे लगता है पूरी राजनीति को। और चाहे छोटे चुनाव से लेकर ऊपर का तक स्तर गिर रहा है, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बड़ी है, पूरे के पूरे लोग गांधी परिवार से बड़े तय दिल से प्यार करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंट है नहीं है, होना गांधी परिवार से चाहिए। देखिए अभी नहीं, गांधी परिवार की जो कुर्बानियां हैं हम उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते विनोद जी। जो उनकी कुर्बानियां हैं, और वो भी हमारे जो देश के लिए उन्होंने अपने परिवारजन, जो गांधी परिवार ने अपनी कुर्बानियां दी, वो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और गांधी की लीडरशिप पे जो है फैमिली की, तो ये पार्टी का इंटरनल वो है, वो तो चलता रहता है। और उस पर अगर किसी को डाउट नहीं है, एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ जो है कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर रही है। काफ़ी चीज़ों का सुधार हो रहे हैं, इंटरनल कमेटीज़ जो हैं वो उसकी सुधार हो रहे हैं। और पीसीसी जम्मू की बात कर ले, यहाँ पे भी काफी सुधार हो रहा है, 3-4 फैक्शंस बने हुए हैं। ये हर एक आपको पॉलिटिकल पार्टी में आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको देखा है। और कांग्रेस एक इतनी बड़ी जमात है, और जहाँ जितना बड़ा परिवार होता है अंदर मतभेद होते हैं, लेकिन सबसे ब्यूटी जो है कांग्रेस की वो है कि आज भी आपको बोलने का हक है। आज मैं एक कॉर्पोरेटर हूँ, मेरा भी कोई अगर अपना पर्सनल विचार है किसी एक मुद्दे पे, मैं बोल सकती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। हम अपने विचार रख सकते। कैप्टन को नहीं बोलने दिया, सिद्धू को बोलने दिया, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। लेकिन राकेश जी आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि भानु ने संगीन आरोप लगाया कि 2014 के बाद से कट्टरवाद देश में ज्यादा फैला है, नफरत की राजनीति। राकेश जी आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए 2014 के बाद में नफरत की राजनीति की जो ये बात करते हैं, इसमें वो कोई ऐसा तथ्य नहीं है। जो राजनीति होती थी, राजनीति है, ये पहले भी होती थी। पहले क्या था कि सिर्फ ज्यादातर एक ही पार्टी थी और वो थी कांग्रेस पार्टी।
और उसी के बीच में मैं ये कहूँगा एक हाफ काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप चलती थी, और बाकी वाले नॉन डिस्क्रिप्ट पार्टीज थी, वो छोटी मोटी थी, तो इसलिए पता नहीं चलता था। मनमानी तो उस टाइम पे भी चलती थी, उस टाइम पे भी ये सब कुछ होता था, लेकिन कुछ शायद पता नहीं लगता था। लेकिन अभी क्या हो गया हुआ है कि अवेयरनेस ज्यादा, ईडी और बाकी एजेंसी इतनी सक्रिय नहीं थी। हाँ जो बिल्कुल, इस वक्त है ना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस टाइम पे कुछ इतनी चीजों का पता नहीं था, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज्यादा आंखें नहीं थी, इंसान की सिर्फ आंखें के अलावा अभी दूसरी आ गई हैं। तो इस कारण से ये जो है, ये जो नफरत फैलाते हैं, नफरत तो मैं बोलता हूं जो पार्टी पावर में नहीं होती है वो कोशिश करती है नफरत फैलाने की, क्योंकि उसके पास में मुद्दा और कोई नहीं होता। जी बशीर साहब आप बोल रहे थे। जी आप मुस्कुरा के बोल रहे थे। इसलिए आप इंटरवेंशन चाहता हूँ जी जी कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में और अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये बन गई है जान बचाओ पार्टी। मतलब किसकी जान बचाओ? अपनी नहीं, आपकी, जिसको कहीं जान पे आ जाती है वो कहते हैं इधर ही चले जाओ। जब तक वो दूसरी पार्टी में होते हैं तब वो गलत होते हैं। जब यानी आपके जो दो लोग बड़े नाम लिए बगैर बोल, वो जान बचाने के लिए गए। नहीं सुनो ना, जी जी, या लोग बोल रहे हैं, ये वक्त बोल रहा है कि अब इंडिया में कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में गए वो अच्छे हो गए, जब वो कांग्रेस में थे तब ठीक नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि अगर वाकया ही यही सच्चाई है तो फिर उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं एंट्री हुई। जब वो इधर थे तब तो वो ठीक नहीं थे, जब उधर चले गए तो तब ठीक थे। इसलिए कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर जो कांग्रेस का रोल है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे वो देश की आजादी के उसमें हो, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर बड़े कांग्रेस के बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं कहता हूँ, वजह होनी चाहिए ना, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने 1947 के बाद हिंदुस्तान में आज जिस जगह पे पहुंचाया बीजेपी ने नहीं पहुंचाया, ये कांग्रेस ने ही पहुंचाया। चाहे उसमें गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन बड़े आदमी बड़ी ही गलती करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आज जो कुछ है जम्मू कश्मीर 2014 के बाद नहीं बना। 2014 के बाद मुझे जब जनरल साहब बताएं कौन सी ऐसी चीज है, 7 साल हो गए हैं जिसको हम कहें कि ये जनाब हो गया है, हमने ये किया है। नौजवान दरबदर हैं, ये जो क्या नाम है, दुकानदार परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, इनके सारे फैसले उल्ट हो रहे हैं। अब ये चल पड़े हैं दूसरे रास्ते पे बचाने के लिए, तो वक्त बताएगा ये डेमोक्रेसी को बहाल क्यों नहीं करना चाहते। इन्होंने इधर उधर करके कहा ये कर रहे हैं, मगर डेमोक्रेसी सीधा अगर इनको यकीन है कि सब कुछ ठीक है, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन लोग शामिल होंगे और उसके बाद आपसे मैंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्शंस हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कल ही कहा है कि बड़ा ब्लंडर होगा अगर स्टेटहुड दिए बिना ये इलेक्शन करवाते हैं। ये एक फैक्शन कहते हैं कि पूरी कांग्रेस कह रही है? ये पूरी कांग्रेस कह रही है विनोद जी, और गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उनकी जो आवाज़ है वो पार्टी की आवाज़ है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आज मुझे ये बताएं कि ठीक है 370 तोड़ा, वो इनका एजेंडा था तोड़ा, लेकिन आज मुझे बताओ, जब ये कहते हैं कि मिलिटेंसी, पंजाब में पीक पे मिलिटेंसी थी, कांग्रेस ने पंजाब को स्टेट से यूटी तो नहीं किया, उसको फिर भी हैंडल किया और आज वो एक खुशहाल राज्य है जी। यूटी से स्टेट बनते देखा, स्टेट से यूटी बनते नहीं देखा जी। आज यूटी बनाई इन्होंने, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि क्या फ़ायदे हुए। आज जैसे अभी हमारे साथी ने बोला, आज युवा जो है वो परेशान, व्यापारी परेशान, रसोई में काम करती महिला परेशान, तेल के दाम, महंगाई जो है एक पीक पे चली गई। कोविड से पहले तेल 70, 80, 90 रुपए हुआ करता था, आज 210 रुपए पहुंच गया। पेट्रोल जिन देशों को बेचा जा रहा है वो 70 रुपए लीटर बेच रहे हैं, हमारे देश में 107 लीटर। देखिए विनोद जी, ये वो चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को, हम राजनीति से ऊपर उठ के एक बात करते हैं, आप हैं, ये हैं, हम सबके साथ एक समाज है। आज आप बताएं एक आम इंसान का जीना कितना मुश्किल हो चुका है, उस पे क्या कर रहे हैं। यूटी बना के क्या लाभ लोगों को मिला। आज हर एक वर्ग, हर एक सेक्शन सोसाइटी का जो है वो परेशान है। और ये हम नहीं, आज आप न्यूज़ देखते हैं, हर एक वर्ग सड़कों पे उतरा है, रोजगार मांग रहा है। पुराने कितने कारोबार जो थे, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहती, चाहे वाइन ट्रेडर्स थे, चाहे माइनिंग वाले थे, चाहे कोई थे, सब जम्मू की अगर हम बात करें विनोद जी, हम जम्मू के डोगरे हैं, हमारे डोगरों की पहचान खत्म कर दी। आप बताएं, ठीक है आप जस्टिफिकेशन दे दें कि यूटी बनाई हमने, उससे हमारा ये लाभ हुआ, आज देखो हमारे लोग कितने खुश हैं। समय का अभाव है बानू, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दर्शकों कहीं ना कहीं इख्तलाफ होते रहने चाहिए, बहस होती रहनी चाहिए, जिरे होती रहनी चाहिए और पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।